फिर क्योंकि मैक्रो इवेंट्स हैं, भारत से इसका कोई खास बड़ा लेना देना नहीं है। हम ग्लोबल मार्केट के साथ कपल्ड हैं, इसलिए टूट रहे हैं, और कब तक हम डीकपल हो जाएंगे, इस सब पे बातचीत करने के लिए गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जरा करते बातचीत। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप फिर से 18 ऑफ स्वदेश के दिन हमको समय दे रहे हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट डे इसलिए भी है क्योंकि लगातार हम तीसरे चौथे दिन ऐसे हैं जब तेज़ गिरावट मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं, और हर बार जो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा पुल बैक आएगा, वो पुल बैक मार्केट के अंदर आ नहीं रहा। गुरमीत, आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटी यानी कि एक मौका है, या फिर एक ये धोखा है? अभी फिलहाल दूर रहना चाहिए, जहां पे खरीदोगे वहीं ना फंस जाओ। मेरे हिसाब से हमने क्या देखा है पास्ट में, जब भी कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है, चाहे वो रशिया का जॉर्जिया का इन्वेजन हो या क्रीमिया का हो, ब्रेक्सिट हो, जो भी हमने पास्ट में इवेंट्स देखे हैं, हमने देखा है कि मार्केट्स जल्दी प्राइसिंग कर देता है और इवेंट शॉर्ट टर्म रहता है। हालांकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे बॉटम को पिन पॉइंट करना बहुत ट्रिकी होता है और करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि कुछ जगह अगर आपको अच्छा वैल्यू मिल रहा है, बार्गेन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जहाँ पे अर्निंग स्ट्रांग है, उनको सिलेक्टिवली आप देख सकते हैं, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा, एफआईएस का अगर आप सेल फिगर देखें सेकेंडरी मार्केट में, $16 बिलियन से ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं। मैं सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। आई थिंक फरवरी का अगर नंबर अगर ऐड करेंगे तो नंबर और बड़ा होगा। बीएससी 200 में अगर आप उसका ओनरशिप देखें तो 8-9 साल लो पे है। इतना कम ओनरशिप पिछले 8-9 साल में हमने देखने को नहीं मिला। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेलिंग खत्म हो गई है और अब बाइंग रिज्यूम हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द सेलिंग हैज हैपेंड। कुछ और हो सकती है लीडिंग अप टू द रेट हाइक, और हमने देखा है कि बाजार खाली ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो एक साथ आए हैं, जो फेड का रेट हाइक है, जो पॉलिटिकल इश्यू है, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड जो ऊपर जा रहा है इन एंटिसिपेशन के बंड, ये सारी चीजें सेलिंग को जो है एक्सेंचुएट कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली बाय करना चाहिए। हम जब जब बाजार एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, बट कुछ जगह जहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जहां पे अर्निंग विजिबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, आईटी कंपनीज हैं, सिलेक्टिवली कुछ होम इंप्रूवमेंट थीम्स हैं, वहां पे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। All right, good afternoon, Gurmeet. Always a pleasure to talk to you. प्रियंका यार, मैं आपका एक सोशल मीडिया पे ट्वीट भी पढ़ रही थी कुछ दिन पहले। आपने लिखा था कि फेड जल्दी रेट हाइक कर दे, कम से कम ये रोज रोज की जो सिनेरियोस चल रहा है वो ना हो। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो फेड के जो एक्शंस है वो शायद बाजार को इतनी वॉलेटिलिटी क्रिएट करने में एक बड़ा रीजन फेड का है, और अगर रेट हाइक पहला हो जाता है जिसके एंटिसिपेशन बाजार को है, उसके होने के बाद ही सारी सेलिंग डिस्काउंट होगी, यानी तब तक आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी ऑन रहेगी? बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने प्रियंका। अगर आप हिस्टोरिकली देखें पिछले 40-50 साल में, जब भी फेड ने रेट हाइक किया है, जो भी इंटरेस्ट रेट साइकिल उनकी हुई है, जब तक पहला हाइक नहीं होता है, बाजार में वॉलेटिलिटी होती है। हमने 2013 टेपर टैंट्रम देखा है। लोग भूल जाते हैं 2003 से 7 में फेड ने 11 बार रेट हाइक किया और उसके बावजूद इक्विटी मार्केट अच्छा रहता। बट क्या होता है, जब जब ये 10 ईयर यील्ड 2% क्रॉस करती है, पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकलता है। अगर आप वाईटीडी देखिए अभी निफ्टी को, तो करीबन 3-4% डाउन है। इस साल की बात करूं, अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक बहुत मोस्ट मार्केट्स अगर आप देखेंगे 8 से 15% डाउन है। नैस्डैक मेरे ख्याल से 15% डाउन। आप निकाई देखिए, हैंसैंग देखिए। तो ये ग्लोबल ट्रेंड होता है जब इमर्जिंग मार्केट से बाकी मार्केट से पैसा निकलता है। मेरे हिसाब से रेट होने के बाद मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं। एक बार रेट हाइक होगा और साथ में एक प्रोजेक्शन आ जाएगा कि वो कितना रेट हाइक करेंगे साल में, उससे थोड़ा सा वो चीज प्राइस हो जाएगी। और मुझे ये लगता है कि ग्रोथ मोमेंटम जो आज आरबीआई गवर्नर ने भी बोला कि थोड़ा हर जगह स्लो हुआ है, तो हो सकता है इतना एग्रेसिव रेट हाइक ना हो जितना जितना बाजार को लग रहा हो। और बाजार आई थिंक रेट हाइक के अलावा ये जो लिक्विडिटी विड्रॉ होगी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी फेड 100-120 बिलियन डॉलर प्रिंट कर रहा है बड़ी लेमन लैंग्वेज में। तो जो लिक्विडिटी विड्रॉल है, जब भी स्टेरॉइड सिस्टम से जाते हैं, थोड़ा सा जरूर इम्पैक्ट करते हैं। और बाजार भी डिफरेंशिएट कर रहा है। आप ऐसा नहीं है, आप देखिए निफ्टी जरा हालांकि 8-9% ही गिरा है, कुछ जगह ये फॉल ज्यादा डीप है। इसलिए मैंने बोला जहां पे अर्निंग्स अच्छा हो, आप ओवर पे मत करिए। जहां पे आपको अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी है, ये बैक टू बेसिक्स वाला मार्केट है ये साल, जहां अच्छी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग और रिसर्च से मुझे लगता है अच्छे नतीजे आए। अमित, पहली बात तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। उम्मीद करते हैं आपने ओवर द वीकेंड जबरदस्त पार्टिंग की होगी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज बाजार उसका रिटर्न गिफ्ट दे रहा है, हंसने लगी है। नहीं, हमारे ईटी नाउ के व्यूअर्स और हम सबकी तरफ से आपको भी जन्मदिन की बिलेटेड शुभकामनाएं। ये बताइए कि आपके टॉप 5
कौन से आइडियाज़ हैं ऐसे जो आपने रिसर्च करके अपने क्लाइंट्स के लिए डिस्कशंस किए हैं, अपनी टीम में आप डिस्कस कर रहे हैं, जहां जैसे कि आप बता रहे हैं अर्निंग्स क्वेश्चन बहुत सॉलिड है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, भाव 20% यहाँ से गिरते हैं तो ऐड करना चाहिए? तो हम इसको ब्रॉडली 2-3 थीम्स में डिवाइड करते हैं। एक तो जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग बोलते हैं। आप देखिए, मुझे याद नहीं मैंने कब पीएसयू बैंक्स कितने अच्छे नतीजे देखे हो। आई थिंक ये तीसरा क्वार्टर है जब शायद किसी पीएसयू बैंक ने शायद लॉस नहीं किया। हो सकता है अभी कुछ और रिजल्ट्स आने बाकी हो। तो कुछ अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आईसीआईसीआई, मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड हो रहा है। हमने आप उसका प्री ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखी है, जिसे हम कोर भी बोलते हैं, 25% ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम कुछ 23-24% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक से वन ऑफ द बेस्ट हो गई है। मैं उनकी रिस्ट्रक्चर्ड बुक देख रहा था, वो करीबन 1.2% है। तो हर महीने में जो उनके डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, कासा फ्रेंचाइज है, आई थिंक वो आउटपेस कर रहा है, इंडस्ट्री में मार्केट शेयर गेन कर रहा है। सिमिलरली एसबीआई में काफी मैं एसबीआई का नंबर देख रहा था, 3 साल में एनपीए ग्रॉस एनपीए कुछ 45% कम। तो ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का फिनोमिना नहीं है। मैंने उनकी होम लोन बुक देखी, जो कि कितनी बड़ी हो गई, और करीबन 36% मार्केट शेयर है होम लोन का एसबीआई में। योनो ऐप में कुछ 4 करोड़ कस्टमर्स है, जो करीबन 90 लाख लोग रोज लॉग इन करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छे बैंक्स और मे बी सिलेक्टिवली पीएसयू देखे जा सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल जैसे जो फाइनेंशियलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीडीएसएल आप देखिए, हम लगभग 1 लाख डीमैट अकाउंट पिछले मेरे ख्याल 100 दिन 120 दिनों से खोल रहे हैं। और LIC IPO आने के बाद मुझे लगता है नंबर और बूस्टअप होगा, और हर तरफ रेवेन्यू बनता है डिपॉजिटरीज का। वो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू बनाते हैं, वो एन्युटी बनाते हैं, आप KYC वोटिंग वगैरह करते हैं, उसमें भी पैसा बनता है। तो बड़ा ही एसेट लाइट और अच्छा मॉडल है। दूसरा मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में, मुझे लगता है कि हम अभी भी मिड साइकिल है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो CEOs हैं, CTOs हैं, उनसे बात होती है, बहुत ज्यादा जो प्राइसिंग है वो आउटकम ड्रिवन हो गई है। पहले वो लोएस्ट बिडर को अवार्ड मिलते थे, अभी इवन जो मिड साइज कंपनीज हैं उनको बेसिस दे स्पेशलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो इन्फोसिस है, लार्ज कंपनीज में आप मिड कैप आईटीज में भी अच्छे करेक्शन आए हैं। माइंडट्री में आप देखिए, L&T इन्फोटेक देखिए, KPIT देखिए। तो मुझे लगता है डिजिटल एक थीम है जो कि लंबी थीम है, देखी जा सकती है। और जैसे मैंने बोला कि सिलेक्टिवली ये साल थोड़ा सा बॉटम्स अप रहेगा। सिलेक्टिवली अच्छी कंपनीज जो API CDMO स्पेस में, हमने देखा कि हर कंपनी में मार्जिन प्रेशर आया, डिवीज ने मार्जिन अच्छा रिपोर्ट किया। तो सिलेक्टिवली आप वहां देख सकते हैं। कुछ अच्छी होम इंप्रूवमेंट थीम्स में भी अच्छा करेक्शन आया है, जैसे केबल्स एंड वायर्स कंपनीज है। सिलेक्टिवली कुछ होम इंप्रूवमेंट थीम्स है, वहां भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा स्टैगर्ड बाइंग करेंगे, जहां पे जैसा मैंने बोला अर्निंग सपोर्ट अच्छा है, जहां पे विजिबिलिटी अच्छी है। मुझे लगता है, और ये पास्ट में आप जब थी कि एक कहावत है, एवरी पास्ट करेक्शन वाज एन अपॉर्चुनिटी, एवरी करंट करेक्शन इज अ रिस्क। तो ये हमेशा चलता है मार्केट में। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है बिहेवियर फाइनेंस का भी रोल है, हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। राइट गुरमीत, इनफैक्ट निकुंज को भी जोड़ते हैं अपनी चर्चा में, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकुंज, गुड आफ्टरनून। देखिए सेकेंड हाफ में तो किसी तरह के रिबाउंड नहीं आया, इनफैक्ट डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ग्रीन से 250 पॉइंट नीचे हो गए, और एक फ्रेश प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत से उसमें नए व्यूअर्स भी हैं, यंग मिलेनियल्स, उन्होंने पहली बार जियो पॉलिटिकल इशू देखा है। आप क्या उन्हें कहना चाहेंगे, और आप कैसे एनालाइज करें सिचुएशन को? देखिए जो इस समय इस मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिसके अंदर आप प्राइस को एक डिटर्मिनेटिंग फैक्टर बनाते हैं, विच इज़ दैट जस्ट बिकॉज मार्केट्स आर फॉलन डाउन that does not mean that stocks are good, and just because the price has not fallen down that does not mean that those stocks are expensive. तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वो है। दूसरा, एक मार्केट में हमने 2021 में देखा था, आप एक बाय हाई और सेल हायर का आप मंत्रा फॉलो कर रहे थे। आप लेते थे ऊंचा प्राइस पे, आप ऊंचे प्राइस पे लेते थे और ऊंचा बेचते थे। दिसंबर में क्या हुआ, बाय ऑन डिक्लाइन हुआ, मार्केट गिरे, अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा। बुल मार्केट है, बुल मार्केट में अगर गिरावट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के समय आपको ज़रूर और जब मार्केट वापस आता है वो बेनिफिट होता है। तो जो मार्केट बाय हाई और सेल हायर था, उसके बाद बाय ऑन डिप हुआ, और अब जो मार्केट की साइकोलॉजी है सेल ऑन राइज है। तो ये साइकोलॉजी मार्केट की इस समय चेंज हो चुकी है। हालांकि मैं FI सेलिंग को लेकर के इतना
चिंतित नहीं हूँ बिकॉज डीआई की बाइंग चल रही है, मगर प्रश्न ये है कि कितने दिनों तक डीआई की सेलिंग और चलेगी और कितने दिनों तक डीआई इस समय पैनिक मोड में नहीं आएंगे, यह समय ही बताएगा। बिकॉज कोई भी प्रकार का मूल्यांकन और किसी भी प्रकार का विश्लेषण हमारे पास है नहीं कि जो इस बात को इस्टेब्लिश कर सके इस लेवल पर डीआई आएंगे, इस लेवल पर वो बेचेंगे। तो आई थिंक उस पर नहीं देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हालांकि सब परचेजिंग की बात करते हैं, मैं बोलूँगा आपको ये देखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनको आप बेच सकते हैं। अगर आपने कोई स्टोरी टेलिंग के लिए शेयर खरीदा है, अगर आपने कोई शेयर कोई व्हाट्सएप टिप में ख़रीदा है या बस बिना होमवर्क करे ख़रीदा है, तो आपको उन शेयरों में नहीं रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको स्टॉप लॉस ज़रूर ऑन करना चाहिए। इस समय अगर आपको घाटा भी लग रहा है, आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। आप ऐसे जिन भी शेयरों में बचे हैं जिनके अंदर आपको समझ नहीं है, हालांकि आप लूज़ कर रहे हैं, आपको निकल जाना चाहिए। बिकॉज शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जिसके अंदर रोज़ मौके आएंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन द शॉर्ट टर्म टू सी द लॉन्ग टर्म। तो अगर आप एक हैंड ऑन हार्ट ट्रेडर हैं तो इस समय सर्वाइवल टैक्टिक्स आपको देखने चाहिए रादर देन ट्राइंग टू बी अ काउबॉय। निकुंज, ये सारे के सारे मैटर्स आज सोमवार के दिन थोड़े और ज़्यादा इन्फ्लेटेड और क्लब होकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूक्रेन वाला मामला एकाएक हमको पता लगा, ये तो पिछले 10 दिन से चल ही रहा है। बॉन्ड यील्ड भी यूएस में बैक टू बैक बढ़ रही है। ये जाएगा भी ऐसे ही? ये क्या धीरे धीरे ही मार्केट से जाएगा? और मार्केट का रिएक्शन इस पर कैसे होगा? अगर मान लो कुछ ठीक भी होता है और ये ग्रीन शूज़ हमको दिखेंगे कैसे? हमको कैसे पता लगेगा कि हाँ अब सारी चीज़ें सॉर्ट ऑफ डिस्काउंटेड हो रही हैं, अब शायद हमको थोड़ा बहुत डीकपल हो जाना चाहिए, अब डीकपल हो जाएंगे? ये हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, शेयर बाज़ार में आप जब निवेश करते हैं तो आप एक अनसर्टन फ्यूचर को लेकर के निवेश करते हैं। आप पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के की जो डेफिनेशन है उसमें आप अज्यूम करते हैं कि अगले 2 साल 3 साल में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो शेयर बाज़ार के अंदर अगर आपको शेयर सस्ते और अच्छे भाव में लेने हैं तो ज़ाहिर है आपको पैनिक के पीक पे लेने पड़ेंगे। गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस कभी भी वापस नहीं आती है, बिकॉज शेयर बाज़ार हमेशा आगे देखता है। तो जब तक हमें पता लगेगा कि सब चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं और एकदम इकॉनमी और ग्लोबल क्यूज़ और क्रूड और एफआई सेलिंग सब हमारे पीछे है, तो शायद ये प्राइस आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको इस समय वही करना चाहिए जिसकी आपको समझ है। तो 2 या 3 बुनियादी थीम्स क्या हो सकते हैं? क्या क्रूड प्राइसेस परमानेंट 90, 91, 95 के ऊपर रहेंगे? मुझे नहीं लगता है। क्या यूएस इन्फ्लेशन परमानेंट 7 के ऊपर रहेगी? मुझे नहीं लगता है। क्या सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशन नीचे आने की गुंजाइश है? जी हाँ है। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड आप क्या ले सकते हैं? कौन सी कंपनियों को बेनिफिट होगा अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है? पेंट कंपनीज को बेनिफिट होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज़ को बेनिफिट होगा, कार कंपनीज़ को बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि किसी लेवल पर जा कर के उनमें निवेश करना ही चाहिए। बैंक्स के अंदर हमें पता है कि आज पहले दिन की गिरावट आई है। अगर बैंक थोड़े और गिरते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा गिरावट आती है। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर रिवर्स भी होती है, इकॉनमी ऊपर आती है, फर्स्ट रेट ऑफ साइकिल में बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं। HDFC ग्रुप के सारे शेयर्स को इस समय मार पड़ी है। एक पी मल्टीपल का प्रीमियम उनमें चल रहा था, पी मल्टीपल का प्रीमियम अब एट पार आ चुका है। उनके अंदर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। छोटे बैंक्स जो हैं इस समय काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। बड़े बैंक्स में हम देखा PSU बैंक्स वापस आ चुके हैं। तो क्या छोटे बैंक्स, छोटे रीजनल बैंक्स अंडर परफॉर्म इतना ज़्यादा करेंगे? मुझे नहीं लगता है। जहाँ दूर रहना चाहिए डिम्पी, वह अभी वही स्टॉक्स रहेंगे जिनके अंदर हाई पी मल्टीपल है, जिनके अंदर टेक्नोलॉजी का इंटरप्ले है, जिनके अंदर इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर जाती हैं तो पी मल्टीपल कंप्रेस होंगे। उन शेयर से इस समय दूर रहना चाहिए। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून निकुंज। हालांकि आपने मेरे सवाल का आधा जवाब दे दिया है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क यू अगेन, क्योंकि जिन स्टॉक्स में हमने देखा सबसे ज़्यादा FIs होल्डिंग थी, वहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग हुई एंड दे वर सेलिंग व्हाट दे होल्ड। लेकिन अगर यहाँ से अगर उन स्टॉक्स में बाइंग शुरू होती है तो क्या वो इंडिकेशन होगा कि अब ट्रेंड रिवर्स हो गया, या फिर ऐसी एक सोच रख सकते हैं कि ऑलरेडी इतने बीटन डाउन हैं और ये FI फेवरेबल काउंटर्स होते हैं तो मे बी दे कैन बी बॉट ऑन डिप्स? देखिए, एक उदाहरण की बात करते हैं प्रियंका, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पसेस। और ये शायद मेरा उदाहरण नहीं है, मैं किसी जानकार ने मुझे बताया था। अगर आप HDFC बैंक को आप देखें तो उनके जितने भी वर्टिकल्स हैं 2 क्वार्टर में उनके सारे वर्टिकल्स ने कमाल करा है। वो हर कैटेगरी में मार्केट शेयर गेन कर रहा है। और पिछले 4 से 5 साल में HDFC बैंक की बैलेंस शीट में उन्होंने एक क्वार्टर की साइज़ की बैलेंस शीट को ऐड करा है। 2 साल से शेयर कहीं नहीं गया है। पी मल्टीपल, इसका जो प्रीमियम था एक ज़माने में SBI से दुगना था और दूसरे प्राइवेट बैंक से डबल था। तो
क्या ये पी मल्टीपल नीचे हो चुका है, अर्निंग्स आ चुकी हैं और क्या अंडर परफॉर्मेंस आ चुका है? जी हाँ। तो क्या अगली टर्न के अंदर HDFC बैंक को देखना चाहिए? मेरे हिसाब से देखना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रोथ है इसके अंदर, उन्हीं चीज़ों में नज़र रखिए जिनके अंदर वैल्यूएशन थोड़ी सी बेटर हैं और ग्रोथ आपको मिलती है। मेरा ये भी मानना है, हालांकि मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, कि इस समय शायद एक रैली भी आ सकती है जो कि इंटरनेट कंपनीज गिरी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कंपनीज के बिजनेस मॉडल एकदम बेकार हैं, कुछ कंपनीज के अंदर गिरावट भी ज़्यादा हो चुकी है। एक बबल सा हो चुका था, उससे अब नीचे आ चुके हैं। अब इनके अंदर एक बाउंस ज़रूर आएगा, भले वो जोमेटो हो, पॉलिसी बाजार हो। तो मुझे लगता है उस बाउंस के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। मेटल्स को लेकर के सबका मानना है, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, कि मेटल्स इस समय एक अपटर्न में है। एल्यूमिनियम प्राइसेस ऊपर हैं। मेटल्स के अंदर आप देखें, एल्यूमिनियम प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर है। वेदांता इस समय एक रीस्ट्रक्चरिंग जो कर रहा था वह नहीं कर रहा है। कैपिटल एलोकेशन के रूल्स अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इस गिरावट के अंदर उन कंपनियों में भी जाना चाहिए। क्या इस गिरावट में अगर दिन अच्छे आते हैं तो आप लिकर कंज्यूम कर लेते हैं? अभी शेयर बाजार गिर चुके हैं, डिम्पी को बहुत टेंशन है कि अपने वो ड्रिंकिंग हैबिट्स चेंज करेंगे नहीं करेंगे। तो लिकर कंपनीज में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की समय बहुत सेल्स को लेकर के कठिनाई आने वाली है। तो 3-4-5 क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। और शायद गुरमीत साहब इस बात पे चर्चा करना भी चाहेंगे, अजय, डिम्पी और प्रियंका, की हालांकि मैक्रोज ख़राब है, रुपी इस समय नहीं गिरा है अजय। अगर आप देखिए रुपी के अंदर हमने गिरावट नहीं देखी है। तो अगर रुपी में गिरावट आती है मैक्रो की वजह से, तो क्या इस समय IT शेयर जो कि 15 से 20% गिर चुके हैं, इज इट टाइम टू रिविजिट देम? यह भी एक थीम हो सकता है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट यही बात हम लेके आगे बढ़ाते हैं। निकुंज, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। गुरमीत, निकुंज बता रहे थे कि जिस हिसाब से मैक्रो वीकेंड हुए उसके प्रपोर्शन में रुपी एकदम कोलैप्स नहीं किया है। इसमें गवर्नमेंट का, RBI का भी रोल है डेफिनेटली, कि रुपी काफ़ी स्टेबल इस बार हो रहा है। काफ़ी सॉलिड हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स है। वो सब जैसे पहले इतनी सेलिंग भी आई तो इंडियन इक्विटीज़ की, वो सारी एब्जॉर्ब हो गई। ये भी अपने आप में एक चीज़ का सूचक है, इनफैक्ट इंडिकेटर है कि वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में भले ही एब्सोल्यूट में काफ़ी दिख रही है, लेकिन इकोनॉमी रिलेटिवली स्टेबल है। यस, क्रूड का बड़ा रिस्क है, लेकिन अभी कोई ऐसे संकेत नहीं आ रहे कि ये प्रोलॉन्ग परमानेंट रिस्क है। हो सकता है 2-4-6 महीने के लिए एलिवेटेड रहे क्रूड, वापस रिबाउंड आ जाएगा। इसीलिए रुपी कोलैप्स नहीं कर रहा है, जैसा निकुंज कह रहे थे। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आई थिंक RBI का भी रोल है। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट होने के बावजूद जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है उनका रोल है। जो FDI आ रहा है उसका काफी रोल है। PLI लेड कैपेसिटी क्रिएशन हो रहा है। हमारे FX रिजर्व्स $642 बिलियन का हमने ऑल टाइम हाई बनाया था। अभी भी हम करीबन, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो 634 बिलियन डॉलर्स पे, जो कि काफी बड़ा रिजर्व है। दूसरा, उन्होंने IT कंपनी की बात करी। मैंने जो मेरा वार्तालाप हुआ है मेरे जो प्रमोटर्स से, CTO से, हम क्या देख रहे हैं कि एक माइग्रेशन हो रहा है IT कंपनीज में, जो फ्रॉम प्योर वेंडर से जो हम ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बोलते हैं IT की लैंग्वेज, वो देखने को मिल रहा है। मैंने इन्फोसिस के जब तिमाही नतीजे देखे, मैंने देखा उनके कुछ एक्टिव क्लाइंट्स उनके 1758 हो गए। उन्होंने उसमें क्लब्स किए हैं कि 100 मिलियन क्लब में कितना ऐड हुआ, 50 मिलियन में कितना हुआ, 10 मिलियन में कितना। क्लाइंट्स अक्रॉस द कर्व ऐड। मैंने KPIT की कमेंट्री सुनी, मैं अर्निंग्स कॉल सुनता हूँ तो काफी आपको फील मिलता है मार्केट्स का। उन्होंने चाइना के जो टॉप 4 OEMs उसमें से 2 OEMs ऐड की। उनके जो टॉप 21 क्लाइंट्स है, क्योंकि वो मोबिलिटी फोकस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, टॉप 21 क्लाइंट 85% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो पावर ट्रेन हो, चाहे वो कंट्रोल और विजन सिस्टम हो मोबिलिटी को लेके। वो डिजाइन आर्किटेक्चर पे बात कर रहे हैं कि कैसी छोटी कार में हम डिजाइन आर्किटेक्चर चेंज करना चाहिए, क्योंकि बड़ी कार में 100-125 चिप्स लगती हैं सेमीकंडक्टर चिप, पर छोटी कार में आपको कम करना पड़ेगा और उसका पूरा डिजाइन आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें कोलैबोरेशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी अभी भी मिड स्टेज पे है। क्लाउड अपने आप में मुझे लगता है हम अभी भी अर्ली टू मिड स्टेज है, जो क्लाउड माइग्रेशन और अडॉप्शन की अपॉर्चुनिटी है। तो IT सेक्टर्स में डेफिनेटली मुझे लगता है, मुझे याद नहीं मैंने इन्फोसिस को 20% गाइडेंस देते हुए लास्ट टाइम कब देखा था। आप जो भी अच्छी कंपनीज है, पर हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे निकुंज ने बोला, आप 80-90 का अगर मल्टीपल देंगे IT सर्विसेज में तो आपको नियर टर्म डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो करेक्शन पे थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन जरूरी है। गूगल, एप्पल, अभी भी आपको गूगल 22 P पे मिलता है, एप्पल 24-25 P पे मिलता है। तो हमें एक वो थोड़ा सा कंपैरिजन भी देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, आज अपना समय निकालकर हमारे साथ ये एनालिसिस शेयर करने के लिए और अपनी रिकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।